अब तक आपने शेयरों की बाइंग सेलिंग को डिजिटल होते देखा है, लेकिन अब सेबी और आरबीआई की नज़र सीधे बॉन्ड मार्केट पर है। एक आम निवेशक के लिए पैसा लगाने और पैसा सुरक्षित रखने के मोटा मोटी 3-4 विकल्प थे, जिसमें शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट आते थे। अब जरा सोचिए, जितनी आसानी से आप शेयरों, म्यूचुअल फंड्स, सोने, चांदी इत्यादि की ऑनलाइन खरीद करते हैं, अब उतनी ही आसानी से आप बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकेंगे, वो भी बहुत छोटी रकम की मदद से। सेबी और आरबीआई टोकनाइजेशन के एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहे हैं जहां बॉन्ड खरीदना आसान हो, सेटलमेंट पहले से तेज हो, ब्याज की पेमेंट अपने आप हो और बड़े बॉन्ड को छोटे छोटे हिस्सों में खरीदना भी संभव हो। हालांकि इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, जिसमें डीएचएफएल, आईएलएफएस और दूसरे कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स ने दिखाया है कि ज्यादा ब्याज के लालच में बॉन्ड खरीदना कितना जोखिम भरा हो सकता है। तो क्या सेबी आरबीआई का नया कदम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को बैंक एफडी का बड़ा कंपटीटर बना देगा? और क्या टोकनाइजेशन से आम निवेशक को भी फायदा होगा या सिर्फ बाजार की टेक्नोलॉजी ही बदलेगी? आइए इस वीडियो में इसके बारे में आपको पूरी तरह से बताते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि आखिर ये बॉन्ड टोकनाइजेशन है क्या। बहुत आसान भाषा में कहें तो किसी बॉन्ड की ओनरशिप और उससे जुड़ी जानकारी को डिजिटल टोकन के रूप में शेयर्ड लेजर पर रिकॉर्ड करना है। सेबी और आरबीआई के पायलट प्रोजेक्ट में इसी टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाएगा। इसका मकसद है पहले से तेज सेटलमेंट, ऑटोमेटेड कूपन पेमेंट्स और बॉन्ड सर्विसिंग को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना। भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट अब लगभग 60 लाख करोड़ के आसपास का है और पिछले कुछ वर्षों में तेजी से ये बढ़ा है। FY26 यानी बीते वित्त वर्ष में कंपनियों ने डेट मार्केट से करीब 9 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। यानी अब ये मार्केट कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं रहा है। अब जरा इसके फायदे समझिए। सबसे बड़ा फायदा है फ्रैक्शनल ओनरशिप। ये होता क्या है? यही आपके और मेरे जैसे आम निवेशक के लिए बड़ी संभावना पैदा होती है। मान लीजिए कोई बड़ा कॉर्पोरेट बॉन्ड 10 लाख के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ उपलब्ध है। छोटे निवेशक के लिए इसमें पैसा लगाना मुश्किल तो छोड़िए, उसकी सोच से भी परे है। अब होगा ये कि टोकनाइजेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए भविष्य में किसी बड़े बॉन्ड को छोटे हिस्सों में रिप्रेजेंट और ट्रांसफर करना आसान हो सकता है। यानी थ्योरेटिकली 10 लाख के पूरे बॉन्ड को खरीदने के बजाय उसके छोटे हिस्से में ओनरशिप संभव हो सकती है। इससे रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है, डाइवर्सिफिकेशन आसान हो सकता है और बॉन्ड मार्केट सिर्फ बड़े एचएनआईज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, सेबी का मौजूदा पायलट प्रोजेक्ट फ्रैक्शनल ओनरशिप को सीधे रिटेल प्रोडक्ट के तौर पर लॉन्च नहीं कर रहा है। अभी के लिए टेक्नोलॉजी की फीजिबिलिटी और एफिशिएंसी को टेस्ट करने की दिशा में ये एक कदम है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सुरक्षित हैं यानी सेफ हैं? यहां आपको सावधान रहना होगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपको कंपनी को पैसा उधार देना होता है। कंपनी बदले में आपको तय इंटरेस्ट यानी कूपन देती है और मैच्योरिटी पर यानी म्याद पूरी होने पर प्रिंसिपल लौटाने का वादा करती है। लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई तो इंटरेस्ट पेमेंट रुक सकती है या प्रिंसिपल की रिकवरी में भी दिक्कत आ सकती है। भारत में बॉन्ड डिफॉल्ट का सबसे बड़ा उदाहरण है डीएचएफएल। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो ये नाम आपने जरूर सुना होगा। इसके अलावा आईएलएफएस, एसएल ग्रुप की कुछ डेट एंटिटीज और कुछ बड़े एनबीएफसी कॉर्पोरेट इशूअर्स में डिफॉल्ट या रीपेमेंट स्ट्रेस ने निवेशकों को क्रेडिट रिस्क का सबक दिया है। तो कुछ ऐसे मामले जो अब तक सामने आए हैं जिसमें कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स या फिर डेट स्ट्रेस देखने को मिला है, उसमें डीएचएफएल का मामला है, जिसमें अगर आप कुल क्लेम या फिर कर्ज की बात करेंगे तो 92,404 करोड़ था, जिसमें बॉन्ड होल्डर्स के क्लेम की बात करें तो 45,550 करोड़ रुपए था। आईएलएफएस की बात करें तो 91,000 करोड़ रुपए का कुल क्लेम या फिर कर्ज था और एसएल ग्रुप की अगर आप बात करेंगे तो 7,000 करोड़ रुपए का ये डेट स्ट्रेस का मामला था। इसी मामले में आप चाहें तो रिलायंस कैपिटल को भी जोड़ सकते हैं। 26,887 करोड़ रुपए का टोटल क्लेम था, जिसमें बॉन्ड डिफॉल्ट की अगर आप बात करेंगे तो कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि 18,921 करोड़ रुपए का ये पूरा डेट डिफॉल्ट का मामला था। डीएचएफएल के मामले में तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन तक मामला पहुंचा और आईबीबीआई यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के दस्तावेजों में करीब 90,000 करोड़ की पर्सनल गारंटीज का उल्लेख मिलता है। यानी सिर्फ ये देखकर बॉन्ड में पैसा नहीं लगा देना चाहिए कि 15% या मोटा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि ज्यादा यील्ड या ब्याज अक्सर ज्यादा रिस्क का संकेत भी हो सकता है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जब आप पैसा लगाते हैं तो उसके रिस्क रिवॉर्ड क्या है, जरा उनको ध्यान से समझ लीजिए। रिवॉर्ड्स की बात करें तो एफडी से ज्यादा यील्ड मिलने की संभावना, यानी कि ब्याज आपको ज्यादा मिलता है। दूसरा, फिक्स्ड यानी कि नॉन कूपन से प्रेडिक्टेबल इनकम, यानी कि आपको पता होता है कि आपकी कितनी ब्याज से कमाई होने वाली है।
तीसरा, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होता है, यानी कि आपका पोर्टफोलियो केवल एक ही एसेट तक या कुछ एसेट तक सीमित नहीं रहता, अलग अलग एसेट्स में आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। और चौथा है, ब्याज दरें गिरने पर अच्छे बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू बढ़ सकती है। पांचवा है, टोकनाइजेशन से लिक्विडिटी और एक्सेसिबिलिटी बेहतर हो सकती है। आज हाई क्वालिटी शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में करीब 7.5 से 9% के आसपास यील्ड्स भी देखने को मिल रही हैं। हालांकि ये ध्यान में रखना अहम होगा कि इशूअर यानी कि कौन बॉन्ड इशू कर रहा है, उसकी रेटिंग और मैच्योरिटी के हिसाब से यील्ड बदलती रहती है। अब समझिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में अगर आप पैसा लगाते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें रिस्क क्या है, जोखिम कितने हैं। पहली बात तो क्रेडिट रिस्क है, यानी कि कंपनी पैसा लौटाएगी नहीं लौटाएगी, इसका रिस्क हो सकता है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट रिस्क, दरें बढ़ने पर बॉन्ड की कीमत गिर सकती है क्योंकि इन्वर्स कोरिलेशन है इन दोनों के बीच में। तीसरा है लिक्विडिटी रिस्क, जरूरत के समय खरीदार ना मिले, यानी कि जब आप चाहते हैं कि आपको पैसा मिल जाए, आपका बॉन्ड बिक जाए, उस समय अगर मार्केट में इतनी डेप्थ ही ना हुई, कोई सामने खरीदने वाला नहीं हुआ, तो आपका पैसा फंसा हुआ रह सकता है। चौथा है री इन्वेस्टमेंट रिस्क, मैच्योरिटी के बाद पैसा कम यील्ड पर लगाना पड़ सकता है, यानी कि जब आपने पैसा लगाया तो आपको एक पर्टिकुलर बॉन्ड में तो पैसा अच्छा मिल गया, लेकिन वापस जब आपकी मैच्योरिटी के बाद पैसा हाथ में आएगा, क्या आप उसी पैसे को दोबारा अच्छे रेट पर इन्वेस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये समय बताएगा। रेटिंग रिस्क, ये पांचवा रिस्क है। क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होने पर बॉन्ड प्राइस गिर सकता है और यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि अगर रेटिंग खराब हो जाती है किसी भी इश्यूअर कंपनी की, उसकी रेटिंग अगर दिक्कत में आ गई तो आपका पैसा, फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं जोखिम में आ सकता है। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए AAA यानी कि हाई क्वालिटी वाले इशूअर्स और डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर को प्राथमिकता देना ज़्यादा प्रूडेंट अप्रोच है। फिक्स्ड इनकम एक्सपर्ट्स भी मौजूदा माहौल में हाई क्वालिटी डेट पर जोर दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एफडी को भूल जाएंगे निवेशक जब ये पायलट प्रोजेक्ट सफल हो जाता है? तो इसका जवाब है नहीं, कम से कम अभी तो नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एफडी का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि एक एडिशनल फिक्स्ड इनकम ऑप्शन है। एफडी में सबसे बड़ा अट्रैक्शन है सिंप्लिसिटी और बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस। DICGC के तहत एलिजिबल बैंक डिपॉजिट्स पर प्रिंसिपल और ब्याज मिलाकर देखें तो प्रति डिपॉजिटर प्रति बैंक 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर है। 31 मार्च 2026 तक भारत में 97.4% डिपॉजिट अकाउंट्स पूरी तरह से इंश्योर्ड थे। कॉर्पोरेट बॉन्ड में ऐसी कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं होती, इसलिए अगर कोई इन्वेस्टर कहता है कि एफडी में 7% मिल रहा है और बॉन्ड में 10%, तो बॉन्ड ही खरीदूंगा, तो ये कंपैरिजन अधूरा है। तो उसे पूछना चाहिए आपको कि 10% क्यों मिल रहा है, इश्यूअर कौन है, रेटिंग क्या है उसकी, सिक्योर्ड है या फिर अनसिक्योर्ड है, और लिक्विडिटी कितनी है, यानी कि आप उसको बेच पाएंगे जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी। ये कुछ ऐसे सवाल है जो आपको ज़रूर उसके सामने रखने चाहिए। तो सेबी आरबीआई का असली मकसद क्या है इसके पीछे? मकसद सिर्फ बॉन्ड को डिजिटल बनाना नहीं है, असली लक्ष्य एक ऐसा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट बनाना है जहां सेटलमेंट तेज हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो, लिक्विडिटी बढ़े और ज़्यादा निवेशक पार्टिसिपेट कर सकें। इसके साथ सेबी कॉर्पोरेट बॉन्ड रेपो मार्केट को भी डीपन करना चाहता है ताकि बॉन्ड्स का इस्तेमाल शॉर्ट टर्म फंडिंग और लिक्विडिटी के लिए ज़्यादा एफिशिएंटली किया जा सके। तो सेबी आरबीआई का बॉन्ड टोकनाइजेशन पायलट एक छोटी टेक्नोलॉजी एक्सरसाइज जरूर दिखता है, लेकिन इसके पीछे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को मास मार्केट बनाने की बड़ी एम्बिशन है। अगर टोकनाइजेशन सफल हुआ तो फ्यूचर में फ्रैक्शनल ओनरशिप, फास्टर सेटलमेंट, ऑटोमेटेड पेमेंट्स, बेहतर लिक्विडिटी आम निवेशक के लिए बॉन्ड्स को ज़्यादा एक्सेसिबल बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी बॉन्ड को डिजिटल बना सकती है लेकिन कंपनी का डिफ़ॉल्ट रिस्क खत्म नहीं कर सकती। इसलिए भविष्य में सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि कितना रिटर्न मिल रहा है, आपका सवाल ये होना चाहिए कि रिटर्न कितना है और उस रिटर्न के पीछे रिस्क कितना है। और अगर सेबी इस बैलेंस को सही तरीके से साध लेता है तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भारत में एफडी के साथ एक मजबूत ऑल्टरनेट एसेट क्लास जरूर बन सकते हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, और मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाजत ले रहा हूँ। नमस्कार।